बिहार जातिगत जनगणना जिस तरह से हुआ था, बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। इसको लेकर राजनीति भौचाल मचा हुआ है। कल पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसको हिस्सेदारी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में और 4 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और आज चिराग पासवान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनकी बातों में बात मिलाते हुए इनका भी मांग वही है। इन्होंने कहा कि आप ही तो नारा देते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो क्यों मुख्यमंत्री जी इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम का उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, अति पिछड़ा का होना चाहिए, अल्पसंख्यक का होना चाहिए, लेकिन नहीं। इन्होंने कहा कि सत्ता के मलाई के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने जातिगत गणना करवाई थी। पहले उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बिहार के तमाम कार्यों में एक सेकंड सीट ले लिया, तमाम राजनीतिक विवादों में, तमाम राजनीतिक चर्चाओं में विकास की बात तो बिहार में होती नहीं, तो विकास की बात करने का मतलब नहीं, बट तमाम बातों में एक बैक सीट ले लिया है। और सिर्फ बिहार में हुई जातीय जनगणना और उसके आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी ये मुद्दा हावी होगी। जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे उन राज्यों में तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता लॉलीपॉप की तरह घोषणा पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम भी अपने राज्य में कराएंगे, हम भी अपने राज्य में कराएंगे। भैया, जिस राज्य में ये हुआ उस राज्य में क्या हम लोगों ने पाया पहले ये तो हम लोग जाने। भाई, अगर एक जनगणना हुई उसके आंकड़े कैसे हुई नहीं हुई किसी को नहीं पता, वो मेरिट डिमेरिट सब पे हम लोग, पर उस जनगणना का लाभ किसको मिलाएगा और उस जनगणना का क्या लाभ ऐसा है जिसको लेकर विपक्षी दलों के तमाम नेता इतने उत्साहित हैं कि हर राज्य में जहां पे चुनाव हो रहा है भागे भागे जा रहे हैं घोषणा करने के। आज की तारीख में 21वीं सदी, जहां हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, हम लोग सूर्य तक पहुंचने की हम लोग बात करते हैं। मैं खुद 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता, पर उसके बावजूद मैंने और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जातीय जनगणना का हम लोगों ने समर्थन किया था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण कि ऐसे वंचित वर्गों के समूह को चिन्हित किया जाए जो आजादी के 75 साल के बाद अभी तक हाशिए पर, उनको चिन्हित करके उनकी संख्या, ऐसे वंचित वर्ग के समूह की संख्या सामने आनी चाहिए जिनको अभी तक ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना आर्थिक किसी भी धारा से वो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनको चिन्हित करना जरूरी है। आखिरी बार 1931 में जनगणना हुई। उस जनगणना के बाद जब इस जनगणना की बात हुई तो लोगों के मन में भी उत्साह कि संभवतः कई ऐसे नए आंकड़े सामने आएंगे जिसकी उम्मीद बिहार के लोग लगा के रखे हुए। और उसके बाद जब आंकड़े सामने आए तो क्या आंकड़े थे? मोटा मोटी अगर आप देखिएगा तो 1931 में जो जनगणना हुई उसी की एवरेजिंग सामने आ गई, उसी की एवरेजिंग करके उसको सामने रख दिया। अगर ये बंद कमरे में तैयार किए हुए आंकड़े होंगे तो उसके भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। भैया, कहाँ खर्च हुआ 500 करोड़ रुपया? कितने लोगों के दरवाजे खटखटाएगा? बल्कि मैं आप सब मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि एक सर्वे जनरली आप लोगों को करना चाहिए। जाइए रैंडमली पूछिए गांव देहात में जाकर कि आपके पास कितने लोग आए, कैसे जानकारी ली गई। मैं अभी 2 दिन पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव में था, शहर बंदी में था। वहां पर कई नए ग्रामीणों से मैंने पूछा कि भाई यहाँ पे कौन कौन आया, अपने परिवार वालों से। ना के बराबर लोगों ने कहा कि किसी ने हमसे आकर हमारी जाति के बारे में।
तो भाई ये जनगणना हुई कैसे, भगवान जाने। और उसके जब आंकड़े सामने आए, स्वाभाविक से आंकड़े समीकरण की उन जातियों को बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखा दिया गया जिसके लाभ से या जिनके समर्थन से पिछले 33 साल से ये सरकार आती जाती रही, उन लोगों की जातियों को बढ़ाकर, और कई ऐसी जातियां, अनुसूचित जाति में छोटी जातियां हो, पिछड़ा वर्ग की छोटी जातियां हो, अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हो, फॉर दैट मैटर इवन अपर कास्ट की जातियों को कम कर करके इसमें दिखाने का इसमें प्रयास किया है। और जिनसे इनको राजनीतिक लाभ लेना है, जिन समीकरण से राजनीतिक लाभ लेना है, उन चुनिंदा जातियों को बड़ा चढ़ा कर इन्होंने दिखाने लगा। बहरहाल ये सवाल मैं कई बार पहले भी उठा चुका, मुद्दा ये नहीं है आज की बात। मुद्दा ये है कि हाइपोथेटिकली अगर हम मान भी लेते हैं कि भैया जो आंकड़े आपने साथी ने किए वो आंकड़े सही है, भाई सरकार तो मानती है सही है, हम लोग माने नहीं माने, बिहारी माने नहीं माने, पर अगर सरकार मानती है वो आंकड़े सही है तो उस आंकड़ों को अपनी सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लागू कर। देश भर में जितने विपक्षी दलों के नेता घूम घूम कर जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कीजिए बिहार सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी, और उसका लाभ दिखेगा तब हम मानेंगे कि भैया जितने विपक्षी दल के नेता चुनावी झुंझुना ज्यादा कर बजा रहे हैं हर एक जगह कि भाई यहाँ पे भी हम कराएंगे, यहाँ पे भी हम कराएंगे, तब हम मानेंगे कि भैया बिहार को इस जनगणना का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और आज पहली बार हम उनका इस्तीफा राजनीतिक आधार पर नहीं मांग रहे, हम हर बार अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर हम उनका इस्तीफा मांग चुके, पर आज उन्हीं के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर भाई ये जातीय जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए आईना है। देखिए इस दर्पण में कि उन्होंने 18 साल में उन्होंने क्या किया, और देखिए ये गठबंधन कि 33 साल में उन जातियों के साथ या उन वर्ग के साथ, उस जमात के साथ कितना अन्याय हुआ है, और किन लोगों ने अन्याय किया है 33 सालों में, इन्हीं लोगों। एक बड़ी आबादी अति पिछड़ा वर्ग की, एक बड़ी आबादी, इन्हीं के आंकड़े बता रहे हैं ना, 36%, 36.01% अति पिछड़ा वर्ग की आबादी, क्या रिप्रेजेंटेशन है। और इतनी बड़ी आबादी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, 2-2.5% वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और एक बड़ी आबादी को आप इतना छूटा छोड़ दीजिए। ये कहां का सामाजिक न्याय है जिसकी दुहाई देते मुख्यमंत्री नहीं थकते। जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो आप जातिवादी हो जाएंगे, और जब बड़ी बड़ी बातें करनी होगी तो आप समाजवादी हो जाएंगे। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले अगर सही मायनों में, और ये आप ही की जनगणना है, किसी और की नहीं है, अगर आप सही मायनों में जनगणना का लाभ बिहार के लोगों को देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टेप डाउन करें और अति पिछड़ा वर्ग से किसी को आगे करें, और नहीं तो कम से कम तत्काल प्रभाव से उप मुख्यमंत्री को इन तमाम जातियों से आने चाहिए, इन तमाम जमातों से आने चाहिए। भाई मुसलमान कितना इसमें बताया, मुसलमान लगभग 17.7%, लगभग 18%। तो क्यों एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों नहीं है बताएं। इसी समीकरण की तो ये लोग राजनीति करते हैं ना। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में सरकार बनाने से मना कर दिया। चाबी थी उनके हाथ में, आप जान नहीं रहे, चाबी थी उनके हाथ में, उन्होंने मना कर दिया और प्रस्ताव रखा, और इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा जो बड़े सामाजिक न्याय के फ्लैग बेयरर बन के आगे घूमते हैं। इन्हीं लोगों के सामने प्रस्ताव रखा, भले वो आरजेडी होती या जेडी हो। हमारे नेता ने खुल के बोला कि बनाइए किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री, और लोग जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। मुसलमान 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 नारा ये लोग रखते रहते हैं। क्या किया ये लोग मुसलमानों के लिए? एक वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे आप मुसलमान का, क्यों नहीं बनाएंगे बताइए। इस समीकरण का आपको वोट चाहिए, इनके नाम पे दुहाई देते आप नहीं करते।
इनके नाम पे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते आप नहीं करते, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात भी आप कर देते। और उसके बाद जब इनको अधिकार देने की बात आएगी तो आप अधिकार नहीं देंगे। बनाइए भैया एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान वर्ग से, बनाइए 2 उप मुख्यमंत्री। गाली देते हैं ये लोग एनडीए को, भाजपा को। 2 उप मुख्यमंत्री किस समाज से? अति पिछड़ा वर्ग से ही बनाया गया था ना। रेणु जी रही थी वहां पे कि नहीं? तारकिशोर जी रहे थे कि नहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर? दोनों अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग, और ये लोग अति पिछड़ा समाज के लोग बात कर। अगर जातियों की अगर आपको इतनी बात करनी है, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री को जातिवादी सोच के अलावा और कुछ सोचता नहीं है, भाई को भाई में बात कर। कल क्या खूबसूरत मिसाल पेश की बक्सर के लोगों ने, ना जाति देखी किसी की, ना धर्म देखी, भागे भागे सब बचाने के लिए जिससे जिंदा हो। पर अगर आप जाति की बात करते हैं तो फिर दीजिए सही मायनों में उनको सम्मान, और बनाइए अति पिछड़ा वर्ग से, बनाइए अनुसूचित जाति से। भाई अनुसूचित जाति जनजाति पूरी, अगर आप इसकी जमात को अगर आप देखिएगा, अनुसूचित जाति 19.6 और 1.6 अनुसूचित जनजाति, लगभग 22% के आसपास। क्यों नहीं बनेगा भैया इस वर्ग से? क्यों नहीं? अगर देश में महिला महामहिम राष्ट्रपति हो सकती है तो क्यों नहीं बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हो सकता? ये तमाम बातें आपके माध्यम से जनता के बीच रखने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने आप के बड़े बड़े दावे करते हैं कि देखिए हमने क्या नहीं किया अलग अलग समाज के लिए, ये आईना है ये आंकड़े उनके लिए कि बड़ी बड़ी बातें इन्होंने खूब की, पर बदले में क्या दिया? पिछले 3 दशक से मैरी गो राउंड की तरह सिर्फ 2 जातियों के बीच में कुर्सी का आदान प्रदान चल रहा है, और बाकी एक बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति को मिला दिया जाए लगभग 20%, अगर इसको जोड़ दिया जाए अति पिछड़ा 36%, 47, 56, और उसके बाद 20% आप जोड़ दीजिए इसको मुसलमानों को, 56 हो गया 66, 76, 76% लोग एकदम सत्ता से गायब है। और इन लोगों की हिस्सेदारी की बात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की दुहाई देते देते जनगणना करवा रहे हैं, और इसी के आधार पर देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता अलग अलग राज्यों में जाकर कर रहे हैं। भाई पहले बिहार आए ये लोग अपनी बैठक में अपने लाभ के लिए, तमाम ये विपक्षी दलों के गठबंधन के तमाम घटक दल वैसे तो बिहार आ जाएंगे, अब आए ना बिहार, आए बिहार और बोले कि भैया जो चीजें जो जातीय जनगणना आपने की है उसके आंकड़े अब सार्वजनिक हो गए हैं, अब इसको मंत्रिमंडल में भी अब इसको लागू किया, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ भैया इसका लाभ है। अब करवाइए आप लोग राजस्थान में, करवाइए मध्य प्रदेश में, जहां जहां पे भी आपको करवाना है, छत्तीसगढ़ में, सारे राज्यों में करवाइए। पर हकीकत ये हाथी के दिखाने वाले दांत की कहावत है, दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले दांत कुछ और। ये वही लोग हैं जो भी महिला आरक्षण विधेयक आया भारत की संसद में, हर रोज चिल्ला चिल्लाकर, बल्कि इसी के आधार पर इससे पूर्व में जितनी बार ये विधेयक आया इन लोगों ने उसको पारित तक नहीं होने दिया। ये तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि ये कानून बना, और उसमें भी बार बार हर मोर्चे पे जाके कि भाई पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का इसमें आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए प्रभु। पर पहले इसमें तो बताइए कि आपने कितना दे दिया अपने मंत्रिमंडल में, पिछड़े वर्ग से कितनी महिलाएं हैं आपके यहाँ, और क्यों नहीं एक पिछड़े वर्ग की महिला को आप मुख्यमंत्री बना देते? रेणु कुशवाहा जी यहाँ पर बैठी है, क्यों नहीं बनाते बताइए? ये दर्शाता है इनको कि इनकी सोच क्या है। महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करेंगे, भाई इसके लिए आपको प्रधानमंत्री जी की स्वीकृति की जरूरत थोड़ी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल तो मुख्यमंत्री जी चाहे तो तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं, 1 घंटे के भीतर कर देंगे, तो लागू करके दिखाइए। देश के बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, भाई वो तो कैडर सिस्टम से आ रहा, होते होते जब वो होगा होगा। पर बोले राहुल जी बोलते हैं ना, तो आके बताए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि भाई आप अपने मंत्रिमंडल में इसको सबसे पहले लागू कीजिए और पुनः गठन कीजिए अपने मंत्रिमंडल का, कैबिनेट को पूरा रिशफल कीजिए, और इसके आधार पर जो जनगणना आपने जारी की है उसके आधार पर एक नया मंत्रिमंडल बनाए, और उसको बनाने के बाद खुद स्टेप डाउन होइए और किसी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, मुसलमान को बनाइए,
अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले को बनाइए, तब हम मानेंगे कि भैया जो आपने आंकड़े दिखाए हैं वो सही। और इन आंकड़ों की आड़ में पिछले जो हमने कहा कि जितने ज्वलंत विषय वो छूटते जा रहे। बिहार में सिर्फ जाति जनगणना को लेकर बातचीत हो रही, और बिहार में जो महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या। मणिपुर में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड मुख्यमंत्री की पार्टी को आगे गए थे मणिपुर, खुशबूपुर में 23 सितंबर की घटना है ना, खुशबूपुर उस दिन हम लोग गए थे। किस तरीके से महिला को नग्न कर उसके ऊपर यूरिनेट कर उसको मार कर पीट कर किस तरीके से उसके साथ अत्याचार किया गया। क्या ये शर्मनाक घटना नहीं है? क्या इसमें ललन सिंह जी की आत्मा नहीं कांपती? देश की संसद में तो खड़े होकर एकदम मणिपुर को लेकर ऐसे एकदम चिल्ला कर अपनी बातों पर रख रहे थे। क्यों नहीं जाते खुसरूपुर? मणिपुर भाग कर गए। बिहार में नहीं आता है क्या? और बिहार में क्या 15 जिले का है ये? कितना किलोमीटर यहाँ से? मात्र 30-32 किलोमीटर यहाँ। वहां जाना लोग जरूरी नहीं समझते। और ये क्रोनोलॉजी समझिए, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर जितने लोग संसद में महिला के आरक्षण को लेकर अपनी वेदना, अपनी संवेदना, अपनी दुख, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है बिहार में हो रही महिलाओं के अपराध पर जाने की। महिलाओं को काट कर उनके नग्न शरीर को खेत में फेंक दिया जाता है। कितने लोग गए भैया? बछवाड़ा में घटना घटी, दरभंगा में घटना घटी, ये अरवल की घटना जहां माँ बेटी को बच्ची यही पीएमसीएच में 5 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। हम सब गए थे वहां, माँ को जिंदा वहां पे जला दिया गया अपनी बच्ची के साथ। एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर यहाँ पे अपराध हो रहे हैं और पूरा देश खामोश है इसके ऊपर, पूरा विपक्ष खामोश है इसके ऊपर। ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के जितने दल के नेता हैं, एक की आत्मा नहीं जाती इसको लेकर, और सब एकजुट होकर बात करेंगे भैया नारी सशक्तिकरण की, महिलाओं के अधिकार की। और यहाँ पे महिलाओं को दिन दहाड़े उनकी हत्या की जा रही है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके शरीर को टुकड़ों में काटा जा रहा है। और एक शब्द ये लोग बोलना जरूरी नहीं समझते। हद हो गई है इस सरकार, हद हो गई है। सिर्फ इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ को, ताकि ये तमाम विषय धूमिल हो जाए। सिर्फ जाति पे बात हो, जाति पे बात हो। मुख्यमंत्री को सूट करता है भैया जाति पे बात हो, जाति समीकरण की सोशल इंजीनियरिंग ये तंगा लेकर घूमते अपने सीने पर, जाति की राजनीति करने। तो ये है इस सरकार की असली तस्वीर। अगर सही मायनों में, और मैं आप सबके माध्यम से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग दूसरे राज्यों में जाकर घोषणा करने से पहले बिहार में इसको लागू करें, बिहार के मंत्रिमंडल में इसको लागू करें। और जितनी चिंता इन लोगों की मणिपुर को लेकर जाती है, उसकी 1% चिंता भी मेरी बिहार की बहन बेटी माताओं के लिए कर देंगे, तो उनके लिए शायद बिहार एक सुरक्षित स्थान बन जाए। उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री कम से कम इस बात को गंभीरता से लेंगे। आपने सुना होगा, उन्होंने इतना तक ही नहीं रुके, उन्होंने मीडिया से कहें कि भैया आप जाइए, क्षेत्र में जाइए और लोगों से बात कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए कि क्या आपके भी दरवाजे पर उनके जातिगत गणना करने वाले जो प्रतिनिधि थे आए थे, उनका जवाब मिलेगा नहीं। इन्होंने इतना तक नहीं, उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे खगड़िया गए, अपने घर वाले से बात किए तो बोला कि आज तक द्वारी पर दरवाजे पे कोई नहीं आया है। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार जातिगत के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ढकोसलाबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि 33 वर्षों से बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है, लेकिन बिहार वासियों का क्या मिला? जातिगत सर्वे करवा के जातिगत उन्माद फैलाने के काम क्या है? इन्होंने कहा कि ठीक है, आप ही ने रिपोर्ट दिया है जातिगत गणना के, हम समर्थन करते हैं, लेकिन उसको हाउस में पारित कीजिए ना। जितनी संख्या है उतनी उसी के अनुसार आप हाउस में पारित कीजिए। लेकिन नहीं, ये वोट बैंक के राजनीति के लिए, केवल जातिगत समीकरण के लिए, साधने के लिए जातिगत सर्वे करवाए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव है, जितने इनके जो समर्थक दल हैं, इनके गठबंधन वाले हैं, हर राज्य में लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जातिगत सर्वे करवाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अपना राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज़। मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।